हेलो, दिस इज़ भाई एस यादव और मैं हूं आपके सामने। आज हिस्ट्री के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं और क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो तो आप लोगों को पढ़ना ही होगा। आप देख पा रहे होगे आज तारीख 9 तारीख हो गई है और अभी शाम का 9 बजे है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अगर इंडिया में रह रहे हो और स्टूडेंट्स हो और आप एस्पिरेंट्स हो, किसी भी भर्ती में देना चाहते हो परीक्षा, तो आपको असहयोग आंदोलन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, है ना। असहयोग आंदोलन के बारे में हम बात कर लेंगे। अब हम चल रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर और आप लोग अपने कमेंट्स करते रहिए क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता रहूँगा और आप लोग क्वेश्चंस अपने बताते चलेंगे, ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। तो असहयोग आंदोलन की हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो असहयोग आंदोलन, ठीक है, इसको औपचारिक रूप से किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने शुरू कर दिया था इसको। आप देख पा रहे हो। तो आपको सबसे पहला ये तो याद होना ही चाहिए कि असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से महात्मा गांधी ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 को। अब भैया, कोई भी आंदोलन, आप हमेशा एक चीज याद रख लीजिए, कोई भी आंदोलन, कोई भी मूवमेंट अगर शुरू किया जाता है तो उसका प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। तो जो असहयोग आंदोलन था उसका जो प्रस्ताव था वो पारित कब हुआ था? तो आप उसकी डेट याद रख लो, 4 सितंबर 1920 को, कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। तो ये इतनी तो आपको अपडेट पता चल गई होगी। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करने लगेंगे तो फिर हम उसमें जो हम सीधी सीधी बात करेंगे, आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि औपचारिक रूप से शुरू कब हुआ था, तो आप सीधा टिक करके चले आओगे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और ये कब किया था शुरू? 1 अगस्त 1920 को। जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में। और उस कलकत्ता अधिवेशन में जब ये प्रस्ताव पारित हुआ था तो उसकी जो अध्यक्षता थी वो एलएलआर ने की थी, मतलब लाला लाजपत राय ने की थी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग, इसको मैंने कैसा लिख दिया है भाई, मैं देख रहा था। और असहयोग आंदोलन, ठीक है। और असहयोग आंदोलन जो है, इसका काम था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका मकसद क्या था, इसका टारगेट क्या था? इसका सीधा सीधा टारगेट दोस्त ये था कि ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करना, उनके रूल्स नहीं मानना, उनके लॉज नहीं मानना, उनको फॉलो मत करना, ठीक है। तो मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो, इनका मतलब था असहयोग आंदोलन का कि हम उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहते हैं, उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहते हैं, को खत्म। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद को आप सीधी सीधी भाषा में ये कह सकते हो कि, मैं तो इसको सीधा सीधा ये कहता हूं, एक अमीर राष्ट्र के द्वारा एक गरीब राष्ट्र पर सत्ता कर लेना, और जिस गरीब राष्ट्र पर अपनी सत्ता काबिज कर लेना, वहां के लोगों को राजनीतिक रूप से सहभागिता नहीं प्रदान करना। मतलब कोई अमीर देश होता है, वो किसी गरीब देश में चला जाता है और उस गरीब देश को ये देखता है, इस गरीब देश में भैया प्राकृतिक संसाधन तो बहुत सारे हैं, हम यहाँ पर मजे करेंगे और यहाँ पर कई सारी चीजें करेंगे, यहाँ पे नई नई फसलें उगाएंगे, काम करेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करेंगे और इस देश में जितने भी लोग रह रहे होंगे हम उन पर अपना शासन करेंगे, है ना। तो मतलब जो एक भौगोलिक राष्ट्र होता है वो किसी गरीब दूसरे भौगोलिक राष्ट्र पर जो शासन कर लेता है, तो उसी को आप उपनिवेशवाद कहते हो। मतलब जो उस पर अटैक करता है और जो उस पर रेन करने लगता है ना, अगर कहो सीधा, तो वही एक उपनिवेशवाद है। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम असहयोग आंदोलन सही से चला लिए दोस्त, तो हम ब्रिटिश हुकूमत को 1 साल में उखाड़ फेंक देंगे, मतलब हम उपनिवेशवाद खत्म कर देंगे। ब्रिटिश से कहेंगे भैया तुम जिस देश से आए थे उस देश में चले जाओ वापस। और कई लोग यहाँ पर गाने भी सुन रहे होंगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, है ना। तो उपनिवेशवाद की अगर हम बात कर लें यहाँ पे,
तो उपनिवेशवाद आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कई आप लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं होगा होता क्या है। तो उपनिवेशवाद आप समझ गए होंगे, सीधा सीधा है, एक भौगोलिक राष्ट्र द्वारा दूसरे भौगोलिक राष्ट्र पर अटैक करके वहां पर शासन करना, सत्ता हथियाना, और जिस देश पर अटैक किया है उस वहां के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी प्रदान नहीं करना, यही उपनिवेशवाद होता है। ये उपनिवेशवाद में खासियत क्या होती है, जो भौगोलिक राष्ट्र होता है दूसरा जो जिस पर अटैक करता है, तो वो उस राष्ट्र के जितने भी प्राकृतिक संसाधन उनका प्रयोग करता है, बाकी सारी चीजों को यूज करता है और मजे लेता है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या था, ब्रिटिश हुकूमत वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत प्रतिकूल था, तो वहाँ पर कई सारी फसलें होती नहीं थी, तो उन्होंने कई सारी चीजें इंडिया में करी और मजे किए वो। तो गांधी जी ने कह दिया पब्लिक से कि हम 1 अगस्त 1920 को उन्होंने कहा कि हम औपचारिक रूप से इसको शुरू कर रहे हैं, उन्होंने शुरू कर भी दिया, और इसका जो एक्ट है वो पारित भी हो गया 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। तो उनका टारगेट तो था एक साल में अंग्रेजों को भगाने का, लेकिन हो गई उधर हिंसा के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने क्या किया, ये हुआ क्यों, एक्चुअली हुआ ये कि मतलब सीधा सीधा है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार का आपको टाइम पीरियड तो पता ही है, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक, ये यूरोप में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, तो उसके दौरान एक उन्होंने चीज कह दी, उन्होंने कह दिया कि हम प्रेस पर प्रतिबंध लगा देंगे। क्या कह देंगे, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, और उन्होंने कह दिया कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दो, अगर कोई करता है उल्लंघन तो बिना जांच के डाल दो जेल में। किसमें डाल दो, जेल में। तो जो सिडनी रॉलेट था उसकी अध्यक्षता की समिति ने इसको कंटिन्यू किया, उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, प्रेस पर हम प्रतिबंध भी रखेंगे, बिना जांच के जेल में भी डालेंगे। अब उपनिवेशवाद की आप सीधी सीधी समझते हो, उपनिवेशवाद की लाइन ही सीधी सीधी होती है कि एक दूसरा देश किसी देश पर अपना शासन कर रहा है, वहां के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है और मजे ले रहा है, तो उसका गांधी जी कर रहे थे विरोध। तो अगर आपको उपनिवेशवाद का खत्म करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, तो लोगों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा ना, स्कूल मत जाओ। तो गांधी जी ने कहा स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, ठीक है, और कोर्ट में मत जाओ, और यहां तक कि उन्होंने तो ये कह दिया कि टैक्स भी मत दो। मतलब आप अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों के हम ना तो स्कूल में जाएंगे, ना कॉलेज में जाएंगे, और ना हम कोर्ट में जाएंगे, और हम अंग्रेजों को टैक्स भी नहीं देंगे, हम उपनिवेशवाद को खत्म करेंगे। तो सीधा सीधा हुआ, इसका असर भी खूब हुआ नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में, बहुत चला जमकर ये, वहां के लोगों ने बहुत लिया भाग इसमें। और सीधा सीधा बात मालूम क्या है, ये पंजाब में भी खूब चला जाता। पंजाब में आपको हम एक बात बताएंगे, पंजाब में क्या हुआ, पंजाब के लोग अंग्रेजों के फेवर में लड़ गए थे इस वर्ल्ड वार में, है ना। तो पंजाबी लोगों ने सोचा यार हमने अंग्रेजों की हेल्प करी है और हमको तो मजे आ गए हैं और हम तो मजा मारेंगे, हमको अंग्रेज पुरस्कार देंगे। क्या देंगे, पुरस्कार देंगे। लेकिन माशाल्लाह पुरस्कार तो कुछ मिला नहीं, वहां पर उनको बदले में रॉलेट एक्ट मिल गया, मतलब सब कुछ खत्म सिस्टम, समझ रहे हो। तो ये सब हुआ था। तो हम आपको ये बताएं कि जब ये चल रहा था पूरा सिस्टम, तो उसके बाद ये जब सब चीज़ें चलने लगी, तो अंग्रेज तो सोच गए यार ये तो बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट चल रहा है पूरा। एक मिनट, हेलो। तो आप लोग इसमें देख ही रहे हैं कि फिर गांधी जी ने एक काम और किया, गांधी जी ने कहा यार हमको 1 साल में ये सब कर ही देना है। तो खिलाफत आंदोलन, आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है, ये आप नोट करते जाइए। तो गांधी जी ने कहा कि हम सबका सहयोग ले लेंगे, तो उन्होंने कहा था हम खिलाफत आंदोलन का भी सहयोग ले लेंगे, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए। और मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, इसमें लोग कमेंट्स करते जा रहे हैं, और इसमें सबसे पहले कर्रा कमेंट मारा है गौरव भाई ने, लिख रहे हैं सर बेस्ट, थैंक यू। और राहुल लिख रहे हैं, शालिनी लिख रहे हैं, पूजा जुड़ गई हैं, प्रियांशी लिख रहे हैं, ठीक है, आस्था जुड़ गए हैं, ठीक है, थैंक यू, ओके। हाँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद ये है आप लोगों को अगर ये समझ में आता रहेगा
तो आप इसको बहुत अच्छे से करते चले आएंगे। अगर आपको असहयोग आंदोलन का क्वेश्चन पूछ दिया, पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, महात्मा गांधी ने शुरू कब किया, इसको औपचारिक रूप से आप टिक करके चले आओगे 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कहाँ हुआ, कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। कब हुआ, 4 सितंबर 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन की अध्यक्षता किसने की, लाला लाजपत राय की। असहयोग आंदोलन का टारगेट क्या था, ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करना। ठीक है, मतलब उपनिवेशवाद को खत्म करना। उपनिवेशवाद खत्म कैसे होगा, स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, उनके रूल्स मत मानो, है ना, और टैक्स भी मत दो, है ना। तो इस चक्कर में उनका ये था। तो गांधी जी ने इन सब चीज़ों को, उपनिवेशवाद को ख़त्म करने के लिए खिलाफत आंदोलन से भी इन्होंने हाथ मिला लिया था। अब एक्चुअली क्या हुआ था, ये सब सारी चीज़ें तो चल ही रही थी, तो इसके बारे में हम आपको ज़्यादा ये बता ही दिया है। और इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध भी 28 जुलाई 1914, 11 नवंबर जो 1918 के दौरान क्या हुआ था, गांधी जी को काफ़ी सारी चीज़ें बर्दाश्त हुई नहीं थी। गांधी जी को बर्दाश्त चीज़ें इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उस दौरान क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अगर आप गौर करोगे, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बिना जांच के जेल भेजने की बात हो गई। तो रॉलेट ने भी अध्यक्षता करी उसकी थी और इसको कंटिन्यू किया। तो गांधी जी ने इन्हीं सब बातों से सीखते हुए सीधा असहयोग आंदोलन को शुरू करने का काम कर दिया था, है ना। तो 1 अगस्त 1920 को उन्होंने शुरू कर दिया था। इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और इस असहयोग आंदोलन से ही आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला, चौरी चौरा हत्याकांड देखने को मिला। चौरी चौरा तो कांड हो गया था, गोरखपुर में है, तो उसके बारे में हम आपको आगे इसमें बताने वाले हैं। तो आप लोग इतना नोट करते रहिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे इसमें। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हमने बताया है, ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। ये आपकी डेट पूछी जा सकती है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पंजाब में हुआ था ये, है ना। इसमें कई सारे लोग मारे गए थे और बहुत ही बुरी स्थितियां हो गई थी यहाँ पर, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि इसमें एक डायर नाम का आदमी था, जो डायर था उसने क्या चलवा दी थी, गोलियां। डायर ने बुलेट्स चलवा दी थी। हम बुलेट चलाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, उसको लोग बुलेट कह देते हैं लेकिन वो रॉयल एनफील्ड नाम है उसका। डायर ने बुलेट चलवा दी थी, है ना। तो कई सारे इसमें लोग मारे गए थे बहुत। अगर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो लिस्ट देखेंगे तो उसमें जो 388 लोगों के शहीद होने की बात है, 388 लोगों के शहीद होने की बात है जो लिस्ट देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। लेकिन अंग्रेज कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं कि 379 शहीद हुए थे, वो 9 कम बताते हैं। ये अंग्रेजों ने बताया। किसने बताया, अंग्रेजों ने बताया। ठीक है, तो ये इतना तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको तब भी इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए जरूर। लेकिन मेरा मानना है ये जो रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं ना वो दोस्त, ये बहुत झूठे और गलत दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि उसमें 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1600 से लेके 1700 लोग घायल हो गए थे, है ना। लेकिन जब बात होगी तो रिकॉर्ड्स की बात होगी, तो रिकॉर्ड्स में अगर आपको लिस्ट पूछ देता है कि जलियांवाला बाग कांड की लिस्ट कितनी बताती है शहीदों की, तो 388 लोगों का है, अंग्रेज कहते हैं 379 है। तो आपको ये सारी चीज़ें तो याद हो ही जानी चाहिए। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इसको खत्म भी हुआ होगा, तो वही हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो इसका आप देख सकते हो।
चौरी चौरा की बात कर लेते हैं। चौरी चौरा, ये किस किसने नाम सुना है, लोग कमेंट करके बताते जाएं। चौरी चौरा, यहाँ पे गोरखपुर के लोग इसमें लाइव देख रहे होंगे तो वो बता पा रहे होंगे इसको सीधा सीधा। जी बिल्कुल, आपने सही आंसर दिया है इंद्रजीत भाई। सुरभि यादव जुड़ गई हैं, थैंक यू। आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, बस यही अच्छा लग रहा है कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं। और आप लोग अपने कमेंट ज़रूर देते रहा करिए और मतलब पढ़िए, है ना, क्योंकि आपको 130 नंबर से ज़्यादा लाने हैं इसमें। एक्चुअली चौरी चौरा जो कांड हो गया था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अब इसको लोग याद रखना चाहें इसकी डेट, तो जिन लड़के लड़कियों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल चल रहा है वो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को होता है, आप उससे 10 दिन पहले का याद रखिए। चोरी चोरी हो गया आपका दिल, तो यहाँ पे 4 फरवरी 1922 की बात हो जाएगी। तो ये चौरी चौरा कांड की है। तो ये चौरी चौरा जो प्लेस है वो गोरखपुर में है, महाराज जी के डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो ये जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, 4 फरवरी 1922, तो ये हत्याकांड बहुत ही कांड मतलब हुआ था। एक्चुअली पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने जुलूस रोकना चाहा। उसने कहा रुक जाओ दोस्त, अब वहाँ पे भीड़ कहाँ मानने वाली है। उसने कहा हम नहीं मानेंगे। पुलिस ने कह दिया रुक जाओ, जुलूस रोकना चाहा। इंस्पेक्टर फुल फॉर्म में था उसका, तो उसने रोकना चाहा, भीड़ ने लगा दी थाने में आग, भीड़ ने आग लगा दी। अब एक आपने सॉन्ग सुना होगा, बीड़ी जला लो जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। तो वहाँ पे भीड़ के जिगर में बड़ी आग थी, वहाँ पे माचिस वाचिस नहीं थी, उन्होंने जिगर से ही सीधी आग लगा दी, है ना। तो आप ये समझ लीजिए भीड़ ने आग लगा दी, तो उसमें जो थाने का इंस्पेक्टर था वो हो गया खत्म। एक इंस्पेक्टर मर गया था और सिपाही मर गए थे, सिपाही 21 मर गए थे, इतने लोग मर गए थे उसमें। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा इसके बारे में जान के अपडेट। अब जब ये चीजें चली पूरी, तो फिर आपको पता होगा कि सर जब ये चौरी चौरा कांड हो गया, भीड़ ने मतलब आग लगा दी, खिसे आकर जुलूस रोक दिया उनका, एक इंस्पेक्टर 21 सिपाही मारे गए, तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा। गांधी जी ने सोचा कि हम चाहते हैं अहिंसा। गांधी जी थे अहिंसा के पुजारी, क्योंकि गांधी जी ने इतना काम कर रहा किया है। गांधी जी आपको पता है, गांधी जी ने इतना काम कर दिया ना, गांधी जी अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे, 1893 से लेकर 1914 तक। फिर वो 1915 में उनका इंडिया रिटर्न हो गया था, इंडिया में वापस आ गए थे, इंडिया वापस आ गए थे, है ना। तो यू नो गांधी जी तो एक महान थे, महान व्यक्तित्व थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में एक बात कह दी। बारदोली एक जगह है, उसने कह दिया हम आंदोलन खत्म कर रहे हैं। उन्होंने एक लाइन कह दी कि असहयोग आंदोलन खत्म। और उन्होंने कहा कि जो ये हत्याकांड हो गया है, लोग मर गए हैं, तुम इनको इनके बदले में हमें जितनी चाहे यातना दे दो, हमारे जितना पनिशमेंट देना चाहो दे दो। तो उसके बाद क्या हुआ, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में असहयोग आंदोलन खत्म होने का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। और फिर उन्होंने रचनात्मक कार्यों पे ध्यान दिया। किस पर ध्यान दिया, रचनात्मक कार्यों पर, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने खत्म कर दिया इसको। अब गांधी जी इतने अहिंसा के पुजारी थे, उनको इतना बुरा लग गया कि जब गोरखपुर में कांड हो गया 4 फरवरी 1922 को, पुलिस ने जुलूस रोकना चाहा, भीड़ ने आग लगा दी, एक इंस्पेक्टर 21 सिपाही मर गए।
तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जो कांग्रेस की मीटिंग हुई बारदोली में वहाँ पे कह दिया हम ख़त्म कर रहे हैं इसको, और कह दिया कि ये इतना हिंसा हो गई है, हमें तुम मौत भी दे दो और हमें यातना दे दो। तो उन्होंने ये बात कह दी थी। तो आप लोग समझ सकते हो गांधी जी कितने महान विचारों के रहे होंगे, है ना। तो अगर आप कह दो कि गांधी जी की स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि हमें यातना दे दो, हमको डेथ दे दो अंतिम सांस तक, तो इन्होंने ये चीज यंग इंडिया में, आपको यंग इंडिया था उसमें आपको लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको असहयोग आंदोलन, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन इसमें से बनेंगे नहीं, और आपके कई सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो भी गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग कमेंट्स करते रहिए और पढ़ते रहिए बिल्कुल खुलेआम। और आप देख पा रहे हैं कि मतलब इससे क्वेश्चन और बन सकता है, जब असहयोग आंदोलन, ये जलियांवाला बाग कांड हो गए, चौरी चौरा तो हो ही गया, तो चौरी चौरा कांड हुआ, जो हमने जलियांवाला पंजाब वाली बात करी थी, जलियांवाला की बात करी थी, तो उसमें जब कांड हो गया था, जनरल डायर ने इतने सारे लोगों को मरवा दिया ना, तो एक क्वेश्चन बनेगा उसमें, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी, नाइटहुड। तो आपको पता होना चाहिए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी दोस्त। अगर आप, चलो ये तो आपको पता हो गया, लेकिन इससे थोड़ा आउट में बात कर लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज यहाँ पर उनके लिए पुरस्कार था। आप लोग भी अपना नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे होंगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा और आप उसमें अच्छा स्कोर करके चले जाओगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। आप लोग बस कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ते रहिए। अब आपको हम ये वाले भी क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए हैं, आप देख ही रहे हो बोर्ड पे। तुजुके बाबरी है ना, ये बाबर द्वारा लिखी गई है, आत्मलिखित जीवनी है। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं, फिर आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे, है ना। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तुजुकी बाबरी ग्रंथ है, कई क्वेश्चन में ग्रंथ भी लिख देते हैं इसको, इसकी लैंग्वेज क्या है। तो जो तुजुके बाबरी है ना भैया, वो तुर्की लैंग्वेज में है। किसमें है, तुर्की में। इस तुजुके बाबरी को बाबरनामा भी कहते हैं। मतलब तुजुके बाबरी में बाबर ने चरित्र का इतने अच्छे से चित्रण किया है कि आप एस्टोनिश्ड हो जाएंगे, आप स्तब्ध हो जाएंगे भैया, है ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि तुजुके बाबरी जो ग्रंथ है वो उसकी लैंग्वेज क्या है, तो आप टर्किश लैंग्वेज है उसकी, तुजुके बाबरी या बाबरनामा, है ना। तुजुके बाबरी कह दो या बाबरनामा। ये किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था, और उसकी ये जीवनी है, इसमें पूरी क्या है, जीवनी है, आत्मलिखित है। तो तुजुके जो बाबरी है ना ग्रंथ, उसमें बाबर ने बताया क्या क्या, तो उसमें बाबर ने ये कहा कि हमारा जीवन उज्बेकिस्तान की फरगनाबादी में कैसे रहा, मतलब बाल अवस्था कैसी रही, और जब वो एडल्ट हुआ तब कैसी अवस्था रही। तो उसने अपनी पूरी जीवनी बता दी। उसने कह दिया कि उज्बेकिस्तान में हमने क्या क्या करा बाल अवस्था में, एडल्ट में, ठीक है। उसमें बाबर ने इंडिया, अफगानिस्तान महाद्वीप, इन पर भी अटैक की सारी बातें कर दी, और उन्होंने उसका खूब सारा वर्णन किया। उसने मतलब हर फील्ड की उसमें बात कह दी है। उसमें जो ये आप तुजुके बाबरी अगर पढ़ लोगे, क्योंकि ये कई सारी लैंग्वेज में अवेल है इस टाइम, तो जब आपको टाइम ज़्यादा हो तो पढ़ सकते हो। इसमें उसने राजनीति की भी बात कर ली है, और तुजुके बाबरी में उसने इकोनॉमी की बात कर ली है, मतलब अर्थ की बात कर ली है, अर्थव्यवस्था की बात कर ली है, उसने शहरों की बात कर ली है, उसने इमारतों की बात कर ली है, उसने जानवरों की बात कर ली है, उसने फ्रूट्स की भी बात की थी, उसने फलों की बात भी कर ली है ना। तो आपको तुजुके बाबरी में मतलब इतना अच्छा चरित्र चित्रण मिल जाएगा कि आप स्तब्ध रह जाओगे। आप कहोगे बाबर इतना तेज था, उसका IQ बड़ा शार्प था, उसने इतनी अच्छी लिखा है उसको कि उसमें उसका पूरा जीवन दिख जाएगा आपको। मतलब उसका उज्बेकिस्तान में जो फरगनाबादी थी, फरगना में उसका जीवन कैसे बीता बाल अवस्था में, एडल्ट में। उसने इंडिया अफगानिस्तान पर जो अटैक किया उसका भी पूरा वर्णन है।
उसने मतलब हर फील्ड को मतलब नोटिस किया हुआ, उसमें हर फील्ड को उसने पॉइंट में लिया हुआ है। राजनीति की बात कर दी, अर्थव्यवस्था की बात कर दी, शहरों की बात कर दी, इमारत की बात कर दी, जानवरों की बात कर दी, फलों की बात कर दी। तो भैया अब ये ग्रंथ का, इस ग्रंथ का नाम अकबर ने बहुत सुना था, है ना? तो आपको पता होना चाहिए, बाबर, फिर हुमायूं, अकबर। तो अकबर ने क्या किया कि ये जो तुझके बाबरी है ना, इसका फारसी भाषा में, किसमें? फारसी भाषा में ट्रांसलेशन करवा दिया। फारसी भाषा में ट्रांसलेशन करवा दिया अकबर ने। कब करवाया? 1583 में। 1583 में 1583 में अकबर ने तुझके बाबरी ग्रंथ का फारसी में ट्रांसलेशन करवाया। किससे करवाया? अब्दुल रहीम खान खाना, नाम देखो इनका, अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े योग्य थे, इनको टर्किश लैंग्वेज आती थी। और उन्होंने क्या कहा अकबर से? इन्होंने अकबर से कहा, माय लॉर्ड, सम्राट, मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा तुर्की से सीधा फारसी में। अकबर ने आदेश दे दिया और अब्दुल रहीम खान खाना ने उसको फारसी में ट्रांसलेट कर दिया 1583 में। 1583 में, ज़्यादा बात पुरानी नहीं है, आप ये समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है? 500 से कुछ साल ज़्यादा हुए हैं, तो सीधा सीधा बात है। अब इस बुक में अगर आपसे कोई क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का या पीसीएस लेवल का पूछेगा, इसमें तो आपका पूछेगा नहीं, तो आपसे पूछ देगा इसमें बर्डन भारत का कब से कब तक का है, तो आप टिक करके चले आना 1504 से लेकर 1529 तक तुझके बाबरी में सीधा सीधा भारत का वर्णन है, इंडिया का वर्णन है। अब इंडिया का क्या वर्णन है? उसमें इंडिया की राजनीति की बात करी गई है, उसमें अर्थव्यवस्था की बात करी गई है, उसके दौरान शहरों की बात कर ली है, इमारतों की बात कर ली है, जानवरों की बात कर ली है, पशुओं की बात कर ली है। उसमें सारा कुछ बहुत अच्छे से मतलब डिस्क्राइब कर दिया उसमें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो आपके क्वेश्चन यही बनेंगे, तुझके बाबरी ग्रंथ किस में है? टर्किश में है, तुर्की में है। किसका चरित्र चित्रण है? बाबर का खुद का है, उसने खुद लिखी थी ये जीतनी, टर्किश में। अच्छा, ये पूछ लेगा उसका ट्रांसलेशन बाबर ने किस में करवाया? फारसी में करवाया। किससे करवाया? अब्दुल रहीम खान खाना से करवाया। कब करवाया? 1583 में करवाया। कब का चित्रण है? 1504 से 1529 तक का चित्रण है। क्या चित्रण है? हर क्षेत्र का है। पॉलिटिक्स का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, सिटीज का हो गया, बिल्डिंग्स का हो गया, एनिमल्स का हो गया, फ्रूट्स का हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको साफ कर दे रहा हूँ, आगे देखते हैं। आज मार्कर में स्याही ज़्यादा पड़ गई है तो थोड़ा वैसा हो गया है। अब हम यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आज हम सती प्रथा की आगे हम बात कर ले रहे हैं, सती प्रथा। अब जब सती प्रथा की बात होगी तो राजा राम मोहन राय की बात होगी और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात जरूर होगी, ठीक है? एक्चुअली जो सती प्रथा थी, सती का मतलब होता है पवित्रता प्रदर्शित करना। क्या होता है? पवित्रता प्रदर्शित करना। एक्चुअली होता क्या था दोस्त, सती प्रथा बहुत ही गंभीर बीमारी थी और इसको हम बंगाल के नजरिए से देखें तो उस वक्त होता क्या था कि अगर कोई 50 साल का मेल है, उसकी 12-13 साल की लड़की से तो शादी कर दी जाती थी और फिर जब ये मर जाता था, जब इसकी डेथ हो जाती थी, तो जो भी इसकी शादी हुई होती थी या मतलब कुछ भी होता था, तो जब ये मरता था तो वो इसकी जो वाइफ होती थी ना, उसको आग में झोंक दिया जाता था, जला दिया जाता था। सती प्रथा बहुत भयंकर थी। तो एक्चुअली क्या था, राजा राम मोहन राय जो थे वो बहुत ही महान थे। राजा राम मोहन राय के बारे में आप ये जान लो,
इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया था, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। अच्छी फैमिली से थे ये, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया था, लेकिन इन्होंने उसको फिर छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया उन्होंने, ठीक है। और फिर राजा राम मोहन राय ने कई सारे कार्य किए, जैसे सती प्रथा के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, रुकवा ही दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर, ठीक है। सती प्रथा का इन्होंने किया, इन्होंने बाल विवाह का विरोध कर दिया बहुत ज्यादा, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था, विधवा विवाह का समर्थन। अब ये बंगाल के थे राजा राम मोहन राय, है ना, तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो सती प्रथा है बहुत ही भयंकर थी, और इसको खत्म करवाने का काम राजा राम मोहन राय ने किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में आप लोग एक चीज जान लो, ये बहुत ही अच्छा जनरल था, फॉर्मर गवर्नर जनरल था इंडिया का, ये पहला गवर्नर था, प्रथम गवर्नर था ये इंडिया का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सती प्रथा की। तो सती प्रथा को इसने मालूम कब खत्म किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा अंत कानून बन गया, सती प्रथा अंत कानून बन गया। इसको उन्होंने एक्ट बना दिया, मतलब एक्ट बना दिया 4 दिसंबर 1829 को कि हम सती प्रथा को खत्म कर रहे हैं। सती प्रथा का अंत फाइनली हो गया 4 दिसंबर 1829 को। एक्चुअली क्या हुआ था, ये हो कैसे पाया? राजा राम मोहन राय बहुत विरोध कर रहे थे, राजा राम मोहन राय बहुत विरोध कर रहे थे। उन्होंने हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और बांग्ला, इसमें कई सारी बुक्स बंटवा दी लिखकर। उन्होंने कृतियों का बताया, उन्होंने कहा ये सती प्रथा बहुत गलत है, इसमें कोई आदमी मर जाता है तो उसकी वाइफ को जला दिया जाता है जिंदा, और उसकी असहमति के बगैर जला दिया जाता है। ये बहुत ही, मतलब ये तो उसकी डेथ होनी नहीं चाहिए, ये मतलब एक तरह से ये क्रूरता है, अत्याचार है। हम आपको बताएं, वैसे सती प्रथा को अंत करने के लिए हुमायूं ने भी बहुत अच्छा किया था। हुमायूं भी चाहते थे कि सती प्रथा ना हो, हुमायूं। अकबर ने भी कई बार उसको रोकने की कोशिश की थी। तो एक्चुअली अकबर ने तो ये कह दिया था कोई मरे ना, और अगर कोई मरना चाहती है, कोई वुमेन अपनी इच्छा से, तो परमिशन लेकर मर जाए। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ राजा राम मोहन राय ने क्या किया। राजा राम मोहन राय ने, जो भारत का गवर्नर जनरल था पहला, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उनसे कहा भैया एक कानून बना दीजिए, सती प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हो, समाज सुधार की बात कर रहे हो। तो ब्रिटिश भारत था उस समय, तो उन्होंने कहा कि ठीक हम बना दे रहे हैं। तो 4 दिसंबर 1829 को एक कानून बना दिया सती प्रथा के अंत का। उसी दिन इसका ये एक्ट बन गया, और सती प्रथा पर रोक लगना काफी हद तक एकदम क्लियर हो गया, और रोक लग भी गई। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को महान के, मतलब सती प्रथा के अंत के लिए जाना जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया, तो आप टिक करके चले आओगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत पर कब से कब तक शासन किया, तो 1828 से लेकर 1835 तक शासन किया। 1828 से लेकर 1835 तक शासन किया। आप ये समझ लीजिए, आप लोग नोट करते जाएंगे इसको। ठीक है, आप लोगों के मैं कमेंट्स भी देख लेता हूं। तो सती प्रथा पर ये क्वेश्चन बनते रहेंगे, और आप लोग इनको सही करके चले आते रहेंगे, ठीक है। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक इतना अच्छा था कि 1828 तक, 1828 से लेकर 1835 तक भारत का ये जनरल रहा। तो इसने 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। अगर आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसने ठगी प्रथा कब खत्म करी, तो 1830 में इसने खत्म कर दी ठगी प्रथा, ठीक है।
1833 में इसने चार्टर एक्ट बनाया। चार्टर एक्ट बहुत सुना होगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। चार्टर एक्ट में क्या था? चार्टर एक्ट में इन्होंने बंगाल का जो गवर्नर था ना, उसको भारत का गवर्नर बनाने का प्रस्ताव कर दिया। बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर, ठीक है, बनाने का प्रस्ताव कर दिया। तो ये उसने उसमें संशोधन कर दिया, संशोधन का प्रस्ताव। 1833 का ये चार्टर एक्ट था इसमें। और इसका महान कार्य तो देखिए आप, 1829 में इसने क्या कर दिया? सती प्रथा का अंत का उन्मूलन का एक एक्ट बना दिया। किसके साथ मिलकर बना दिया? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर बना दिया। राजा राम मोहन राय भी अपने आप में बहुत बड़े महान रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए। मतलब इन्होंने सती प्रथा को अंत करके इनको लोग भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं, आप ये समझ रहे हो। और आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। अगर आपको ऑप्शन कई सारे दे दिए जाते हैं तो आप उसमें टिक करके चले आओगे। आधुनिक भारत का जनक कौन है? राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने किस कंपनी में नौकरी छोड़ दी? ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी छोड़ दी। उन्होंने किन किन भाषाओं में किताबें बंटवाई सती प्रथा खत्म करने के लिए? तो हिंदी, इंग्लिश, बंगला में बंटवाई। किसके साथ उन्होंने मिलकर सती प्रथा को खत्म करने का काम किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर खत्म करने का काम किया, ठीक है। और तो आप ये समझ लीजिए, ये इंग्लैंड में जाके फिर डेथ हो गई थी राजा राममोहन राय की, इंग्लैंड में डेथ हुई थी इनकी। तो ये आप समझ सकते हो, ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, हम ये आपको बता रहे हैं। ये भारत के गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। 1828 से लेकर 1835 तक इनका शासन रहा, है ना। तो इनके बारे में आपको इतना आना ही चाहिए। और इन्होंने 1830 में ठगी प्रथा का एक्ट बनाया, 1833 में चार्टर एक्ट बनाया। और सती प्रथा का जो एक्ट बना वो कब बना? 4 दिसंबर 1829 को, ठीक है। तो उस टाइम ये बहुत कर्रा सिस्टम होता था। अब आप लोग ये पूछोगे कि सती प्रथा जो थी बाद में तो 4 दिसंबर 1829 के बाद तो हुई नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हम कई सारी चीज़ें देख लेंगे तो उसमें एक चीज़ निकल के आएगी कि ये आंकड़े जो थे वो बाद में भी आते रहे। मतलब 20-30 लोग, 40 लोग मर गए, उसके बाद भी उनको जला दिया गया, लेकिन अब तक तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये सती प्रथा, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ये सारे जो क्वेश्चन हैं LWB के, राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय को आप RRR बोल सकते हो, R फॉर राजा राम राय, ठीक है। तो दैट शुड बी ओके नाउ। मैं आपको बता देता हूँ लास्ट ये, मतलब सती प्रथा का अंत कानून कब बना? 4 दिसंबर 1829, ठीक है। सती प्रथा, सती का मतलब क्या होता है? पवित्रता प्रदर्शित करना। बंगाल में उस टाइम 50 साल के लोग, 60 साल के लोग कम एज की लड़कियों से शादी करते थे, फिर साले मर जाते थे तो उनको जिंदा जला देते थे उनके घर वाले। राजा राम मोहन राय की फैमिली में भी ऐसा हुआ था। राजा राम मोहन राय की फैमिली में मतलब उनके भाई की वाइफ की डेथ हो गई, और जब वो लौटे वहाँ से तो देखा उन्होंने कि मतलब भाई की वाइफ को उन्होंने चिता में डाल के जिंदा जला दिया था। उनका मन बहुत ही बेकार हुआ, उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हुआ। उन्होंने ठान लिया इसको, सती प्रथा को ख़त्म करने का। उन्होंने ये देखो करके भी दिखा दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलके। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का क्वेश्चन पूछ लेगा कि उन्होंने शासन कब किया? 1828 से 1835। और 1830 में ठगी प्रथा का उन्होंने अंत कर दिया, मतलब कानून बना दिया। 1833 में चार्टर एक्ट बना दिया, है ना, जिससे बंगाल का गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाए। तो आप लोग ये समझ सकते हो, और ये आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आना भी चाहिए, है ना। तो ठीक है, पवन भाई लिख रहे हैं सर क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं, थैंक यू जी। बिल्कुल विकास भाई, थैंक यू। चार्टर एक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे 2 साल में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दोस्त पूछे ही जाते हैं, आप पढ़ते रहिए ये, ठीक है। तो आगे मैं आप लोगों को इसका बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आप देखते रहिए।